सो वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ उत्सव सर पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है ईयर। तो बेसिकली ईयर क्या होता है, तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ईयर जो है ये एक ऑर्गन है जिसकी मदद से आपको सुनने में मदद होती है। ये इतना ही बस आप जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि ईयर का जो मेन फंक्शन है वो आपको इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि आप अच्छे तरीके से चल पाएँ, आपको चक्कर ना आए। कब आपने बचपन में देखा होगा कि जब आप गोल गोल ऐसे घूमते हो तो क्या होता है, आपको चक्कर आने लगता है। तो उस वक्त क्या होता है बेटा, आपके कानों में एक फ्लूइड होती है जिसको हम लेब्रिंथ फ्लूइड बोलते हैं, वो नाचने लगता है जिसकी वजह से आपको चक्कर आने लगते हैं। तो बात करते हैं, ईयर जो है बेसिकली आपका 3 भागों में डिवाइडेड है, जिसका नाम है पहला आपका जो होता है एक्सटर्नल, फिर मिडल, फिर इनर ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो सबसे पहले पिन्ना से स्टार्ट होता है। तो पीना क्या है, ये जो बाहर वाली पार्ट है इसको हम पीना बोलते हैं। उसके बाद आपको ये जो छेद दिखाई दे रहा है वो अंदर का जो छेद है इसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम ईयर कैनाल के नाम से भी जानते हैं, या हम कान का छेद भी इसे बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये बेटा स्ट्रेट नहीं होता है। स्ट्रेट का अर्थ ये है कि जैसे कि ये एक मार्कर है एकदम स्ट्रेट है, उस प्रकार से ये एकदम स्ट्रेट नहीं होता है। तो इससे क्या होता है बेसिकली, जब ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर स्ट्रेट नहीं होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर स्ट्रेट नहीं होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब डॉक्टर कान में आपके देखने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली वो आपके कान को इस तरीके से खींचते हैं, ये पोजीशन होता है ताकि आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर जो है इसे हम स्ट्रेट कर सकें। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद फिर हमारा थर्ड पार्ट जो आता है जिसे हम ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं, बेसिकली हम इसे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं हिंदी में। ये क्या होता है इससे आपकी जो वॉइस होती है वो फिल्टर होकर कान के अंदर जाती है, और अगर ये कान का पर्दा आपका खराब हो जाता है तो आपको कई सारी समस्याएं होती हैं, आपको सुनाई देना बंद हो जाता है। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद फिर आपका मिडिल ईयर आता है जिसमें आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जिसको हम मेलस इंकस एंड स्टेपिस के नाम से जानते हैं। मेलस इंकस एंड स्टेपिस, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसे हम मिस कहते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? ओके। तो इसमें क्या होता है, तो जो मेलस होता है ये आपका बोन होता है। वो कैसा बोन दिखने में होता है, ये जो बोन है ये आपको बेसिकली हैमर के शेप का दिखाई देता है। कैसा इसका शेप होता है? हैमर का शेप। पहले तो ऐसे क्वेश्चन आते थे इसके शेप के बारे में, लेकिन अब कोई ऐसे क्वेश्चन बेसिकली नहीं आते हैं, तो ज़्यादा इस पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हैमर के शेप का दिखाई देता था, और ये जो इंकस है वो आपका कौन से शेप का दिखाई देता था? इंकस आपका एटिवल शेप का दिखाई देता था, और ये आपका स्टेपस जो है जिसे हम स्मॉलेस्ट बोन के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्मॉलेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। ये स्टूपस शेप का दिखाई देता था, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम MIS के नाम से जानते हैं, और इसके शेप का जो ट्रिक है वो है HAS। तो इसका अर्थ ये है मिस हैज, मेलस, हैमर, इंकस, एडिबल, स्टेपिस, स्टूप्स। ये हो गया आपका शेप के निमोनिक कोड, जिसे मेनोमोनिक कोड भी बोलते हैं। ठीक है, मिस हैज। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या होता है, एक हमारे पास एक फेरिंग्स जो होती है, आपको मालूम होगा कि जब हम इसकी बात करें तो पहले फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ऐसे करके उसके बाद फिर आपका फूड पाइप स्टार्ट हो जाता है, ऑसिफेगस जिसे बोलते हैं। अब फेरिंग्स को हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, ये जो फेरिंग्स होती है इससे एक पाइप कनेक्टेड होती है आपके कानों में, मिडिल ईयर से ये एक पाइप कनेक्टेड होती है, जो क्या करती है बेटा, बेसिकली वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे ही कनेक्टेड होती है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है स्टेशियन
जिसका नाम है स्टेशियन ट्यूब। स्टेशियन ट्यूब का बेसिक फंक्शन क्या होता है ये हम आपको बताएं तो स्टेशियन ट्यूब का बेसिक फंक्शन ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं बम का धमाका होता है या कहीं बहुत जोर से आवाज आती है तो आपके मुंह से एक आह की आवाज आती है, वो क्यों होती है? इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारे जो कानों से जाने वाली तेज हवाओं को हमारे स्टेशियन ट्यूब फेरिंग्स की मदद से स्टेशियन ट्यूब से जाने वाली हवाएं जो है वो काउंटर बैलेंस करती हैं। जिसका अर्थ ये होता है कि मान लेते हैं अगर यहाँ पे एक कोई ब्लॉक रखा है, मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास 2 kg है और यहाँ पे हम इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से हम अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी और ये ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगी। लेट मी पुट सम इंक। तो ये क्या करेगी, आपका स्टेशन ट्यूब आपका काउंटर बैलेंस कर देगा ताकि जो आपकी ये जो है क्या होगी, आपकी फोर्सेज जो है वो काउंटर बैलेंस हो सकें, वो एक दूसरे को नलीफाई कर सकें ताकि कोई भी आपके जो ईयर ड्रम है, टेम्पेरिंग मेम्ब्रेन है, इस पे कोई जोर ना पड़े। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ये आपको इस बात का आपको अब क्लियर हो चुका होगा कैसे फोर्स। अब देखिए बेटा क्या होता है, कभी कभार स्टेशियन ट्यूब से जो फोर्स होती है वो ज्यादा होती है ईयर ड्रम के फोर्स से। रीजन क्या है, मान लेते हैं अगर ये स्टेशियन ट्यूब है, मान लीजिए इसे हम ईटी फोर्स मान लेते हैं और इसे हम ईडी फोर्स, ईयर ड्रम वाली फोर्स मान लेते हैं। तो ईटी फोर्स मान लेते हैं अगर 5 न्यूटन होती है तो क्या ये इधर से फोर्स को कम करके लगभग अगर नेट फोर्स की बात करें, एफ नेट की बात करें, तो क्या होगा बेटा, ये 3 न्यूटन होगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में एफ नेट होने वाला है, राइट के साइड में एफ नेट 3 का होने वाला है। तो बेसिकली बेटा अगर इधर से स्टेशन ट्यूब से फोर्स ज्यादा होगी तो ईयर ड्रम पे जो जोर है वो कम पड़ने वाला है, लेकिन हम इक्विलिब्रियम ही ज्यादातर चाहिए होता है, फोर्स ज्यादा नहीं चाहिए होता है। ठीक है, स्टेशन ट्यूब आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद मूव करते हैं हम इंटरनल ईयर पे, जहां पे हमें लेबरिंथ के बारे में पढ़ने को मिलता है। लेबरिंथ जो एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या करता है बेटा, ये बेसिकली ये फ्लूइड जो है ये 2 भागों में है। एक तो पहला इसका बोनी, दूसरा मेम्ब्रेनस। बोनी वाला जो फ्लूइड होता है वो बोनी पार्ट जो है लेबरिंथ का फ्लूइड पार्ट है लेबरिंथ का, वो हमारी पेरिलिम्फ से सराउंडेड होता है और मेम्ब्रेनस जो है वो इंडोलिम्फ से फील्ड होता है। तो उसके बाद क्या होता है, इसके बाद से एक स्ट्रक्चर हमारी खूब क्वाइल्ड सी स्ट्रक्चर आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम कोक्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम कोक्लिया बोलते हैं, उसे हम कोक्लिया बोलते हैं। और कोक्लिया क्या होती है, वो कोक्लिया हमारी फिर ये जो कोक्लिया है ये हमारी ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से कनेक्टेड होती है। कॉर्टी के बाद कोक्लिया आती है। तो क्या होता है बेटा, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है ये हमारे एफरेंट नर्व फाइबर की मदद से ऑडिटरी रिसेप्टर के पास क्या करता है, हमारे जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं कानों में, जितने भी हम आवाजें सुन रहे हैं वो हमें ट्रांसफर कर देता है। क्लियर हुआ आपको ये बात कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, ये इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कोक्लिया का ये सारी पार्ट्स थे लेबरिंथ वेबरिंथ, इसमें ही हम पढ़ लेते हैं। इसी के अंदर एनसीईआरटी हमें लेबरिंथ को कोक्लिया के ही अंदर पढ़ा देती है, जिसमें एक टर्म और आता है जिसे हम स्केला मेडिला बोलते हैं। स्केला मेडिला, जिसमें ही वही स्केला मेडिला ही आपका मेम्ब्रेनस पार्ट है जिसको हम इंडोलिम्फ से फील्ड होता है। इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद फिर बेटा क्या होता है, कभी कभार आपने सोचा होगा कि आपके पास जो भगवान ने आंख दी है, इस खूबसूरत आंख से क्या होता है, अगर कोई कीड़ा जो अगर कोई भी इंसेक्ट है अगर आपकी आंखों के सामने आता है तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन क्या आपका कान कभी बंद रहता है? अगर कान आपका कभी बंद नहीं है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, एक सेकेंड,
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपका ये जो कान है वो बंद नहीं है तो ये प्रोटेक्शन कैसे इसकी होती है? तो इस कान से एक हमारे पास एक ग्लैंड होती है जो हमारी सीरामेनस ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिसकी स्पेलिंग आपको ऊपर देखने को कहीं मिल रही होगी कि ये देखिए सीरामेनस ग्लैंड, जिससे वैक्सी सब्सटेंस जो कि पंजेंट स्मेलिंग होता है, इसके स्मेल के कारण जो हमारे इंसेक्ट होते हैं वो बेटा क्या करते हैं, वो बेसिकली दूर हो जाते हैं, वो पास नहीं आते हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको एनटीई पूरा करके एक सब्जेक्ट ही होगा आपको मेडिकल एमबीबीएस में, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा नाक कान गले के बारे में बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं जाऊंगा और इससे इतना डेप्थ क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। और इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो ये मैं सजेस्ट करूंगा वो कुछ इस थ्योरी को याद करके उसको आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा एमसीक्यू। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, ये क्या करिएगा जरा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से पहले एक चीज आप जान लीजिए कि आपका जो ईयर का ये जो मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है, आप इसे याद रखिए कि ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बाद कॉकलिया पे लास्ट आपका कॉकलिया तक ये जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है, वो एक्सटर्नल मीटर से स्टार्ट होता है। तो ये आप एमसीक्यू के जरिए मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूंगा जल्दी कि ये कैसे आपका ये पाथवे क्या है इसका। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है, यहाँ पे कुछ हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, रो में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जरा आप ध्यान दीजिएगा कि इसको एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स के नाम के भी जानते हैं, एक लेयर बन जाती है जिसको हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक इलास्टिक मेम्ब्रेनस लेयर होती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जहां पे भी हमारे कुछ हेयर सेल मौजूद होते हैं। उसके बाद आपको एक वेस्टिबुलर एपरेटस के बारे में पढ़ने को मिलेगा एनसीईआरटी में, जो कि इनर ईयर का एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आपको फिर जब आप उसके अंदर डिटेल स्टडी करोगे आपको सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में पढ़ना पड़ेगा और वहां पे एक सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ साथ आपको ओटोलिथ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में? ओटोलिथ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो उस ओटोलिथ में आपको क्या देखने को मिलता है? ओटोलिथ में आपको सेकुला करके और एक यूटिरियल आर्टिकल, सेकुला एंड आर्टिकल ऐसे कुछ करके एक एनसीईआरटी में लाइन दी गई हुई है। आई थिंक वो आपका एनसीईआरटी के लास्ट पैरा में आपको वो लाइन मिल जाएगी, थर्ड या फोर्थ लाइन होगी एनसीईआरटी की आपकी, आप उसमें चेक कीजिएगा, वहां पे आपको ये सेकुला और आर्टिकल ऐसे करके एक शब्द मिल जाएगा। और उसके बाद से वो एक एम्पुला पे बनती हैं और उस एम्पुला जो है, उस एम्पुला के बाद आपको ये सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे दी गई है। एम्पुला से मैक्यूला बनता है, तो सारी चीजें हैं जिसके बारे में बेसिकली हमको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की, तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में आपको एनसीईआरटी के मिडिल ईयर के बारे में जिक्र किया गया है, मेलस इंकस स्टेपिस के बारे में जिक्र किया गया है उस टॉपिक में। उसके बाद क्या होता है, वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से एफरेंट नर्व के थ्रू ऑडिटरी रिसेप्टर के पास पहुंचते हैं ब्रेन में और वहां से वो एनालाइज होकर आपको साउंड सुनाई देने लगता है। तो बस इतना ही बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ईयर के बारे में जानना है और बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो दिस इज अमित गुप्ता साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।